नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे गैर बीजेपी शासित राज्य। सोनिया गांधी के साथ बैठक में बोली ममता बनर्जी। उद्धव ठाकरे ने भी परीक्षा न कराने की बात। सोनिया गांधी ने यूपीए शासित राज्यों के साथ की बैठक। जीएसटी के मुद्दे पर हुई चर्चा। कहा राज्यों के साथ छल कर रही है केंद्र सरकार। अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट पर राहुल गांधी की केंद्र को घेरा। कहा उद्योगपतियों पर मेहरबानी की जगह गरीबों को दे पैसा। मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 सितंबर तक मांगा जवाब। सुनवाई के दौरान की सख्त टिप्पणी। कहा लॉकडाउन की वजह से खड़ी हुई समस्या, लोगों की दुर्दशा पर करना होगा विचार। और सुशांत राजपूत केस में सामने आया ड्रग्स का एंगल। वकील विकास सिंह ने कहा सुशांत को दी जा रही थी बैन दवाएं। बिहार के अररिया जिले में बकरा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंस गया। करीब 200 फीट लंबा ये पुल लगभग 20 साल पुराना है। पुल धंसने के बाद कुछ लोगों को सवार कर ले जा रही एक ट्रक, एक मोटरसाइकिल और कुछ पैदल यात्री इसमें समा गए। डूबे लोगों की तलाश स्थानीय गोताखोरों द्वारा की जा रही है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। पुल हिल रहा था, आगे में ट्रैक्टर था तो ट्रैक्टर रुका हुआ था। तो हमको ये लग रहा था कि हम पीछे जाएं कि आगे जाएं। हम आगे भी नहीं जा सके, पीछे भी नहीं जा सके। बड़ी आवाज़ के साथ जो है पुल जो है एकाएक भरभरा के टूट गया, बैठ गया। जम्मू में हो रही तेज बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे शहर में करोड़ों का नुकसान हो गया। तेज बारिश के चलते जम्मू संभाग के सभी नदी नाले उफान पर हैं। यहां जम्मू शहर को कई अन्य इलाकों से जोड़ने वाला एक अहम पुल पानी के तेज बहाव में ढह गया, जिसकी वजह से इन इलाकों में पहुंचने में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जम्मू के सतवारी इलाके में शहर को बॉर्डर के कई इलाकों में जोड़ने वाले ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। स्थानीय लोगों को कहना है कि इस पुल के ढह जाने से उन्हें अब लंबा सफर तय करना पड़ेगा। प्रशासन की अनदेखी के कारण आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी ताकत से भाजपा के लोगों को यहाँ पे दिया, लेकिन रख रखाव के लिए पूरे जम्मू शहर में 24 घंटे से भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। हर जगह पे पानी का सैलाब, हर जगह पे लोगों के अंदर पानी जाना। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो स्मार्ट सिटी के दावे करते थे वो पोल खुल के रह गई। अभी भी 216 नंबर पे है। कब लोगों का सपना पूरा होगा, कब ये स्मार्ट सिटी बना पाएंगे? अभी तक तो रिक्रूटमेंट, सफाई कर्मचारी भी इनके पास कमी है। वार्ड बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जो लोग गुहार करते थे कि कहीं पे डीसिल्टिंग कर पाए, कहीं पे भी आज तक डीसिल्टिंग का काम मैं समझता हूँ कहीं पे अनदेखी जहाँ पे की, तभी आज ये हालात यहाँ पे बने कि इतने प्रेशर से पानी यहाँ की ये पुल जो था वो बैठ गया। जो 2008 में बना था, इसके जो किनारे थे वो उनकी मिट्टी निकल गई और ये पुल पूरा का पूरा नीचे बैठ गया है। और यहाँ के जो जमींदार लोग हैं उनकी ज़मीन, किसी की 8 कनाल ज़मीन कटी है, किसी की 2 कनाल ज़मीन कटी है। ये बेचारे कब से गुहार लगा रहे थे गवर्नमेंट से यहाँ पे क्रेटिंग की जाए साइडों पे, तो हमारे जो नुकसान है उसको हमें बच सके। मगर किसी ने यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। आज करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ किस वजह से, यहाँ जो पिलर थे इस पुल के, उस पिलर की जो नीचे से कटिंग हो गई मिट्टी की, वो कटिंग होने की वजह से पूरा का पूरा पुल ही नीचे आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग की एंट्री भी हो गई है। रिया चक्रवर्ती के कुछ पुराने व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग भी इस मामले की जांच करेगा। वहीं सीबीआई की टीम आज इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने आज सुशांत के कुक रहे नीरज से 6ठी बार पूछताछ की। नीरज के साथ ही सुशांत की बिल्डिंग माउंट ब्लैंक के वॉचमैन को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। वॉचमैन को पहली बार सीबीआई ने तलब किया। सीबीआई की टीम ने आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी फिर पूछताछ की। सीबीआई की एक टीम आज फिर से कूपर अस्पताल पहुंची है। यहां सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ हुई। इस बीच रिया चक्रवर्ती और उनकी टैलेंट मैनेजर जया शाह के चैट सामने आने के बाद जया को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत की मौत के बाद भी रिया ने जया को कॉल्स किए थे। इनमें 2 कॉल सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून को किए गए, जबकि 5 कॉल्स अगले दिन 15 जून को किए गए।
इसी बीच सीबीआई खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले संदीप सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को मर्चरी में जाने की इजाजत किसने दी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में किया गया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाया था कि रिया का मर्चरी में जाना संदेह के घेरे में आता है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस हैसियत से रिया को सुशांत का शव देखने की इजाजत दी गई। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब ड्रग्स के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है। सुशांत के पारिवारिक वकील विकास सिंह ने कहा है कि जब परिवार ने केस दर्ज कराया था तब ये धारणा थी कि सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया जा रहा था, जिससे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने की संभावना थी। लेकिन अब जैसे ही कुछ रिपोर्टों से पता चला कि सुशांत को एक प्रतिबंधित दवा दी गई थी, विकास सिंह ने कहा कि अगर ये प्रतिबंधित दवा है तो इससे आत्महत्या और हत्या तक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी जांच करनी चाहिए। वहीं सुशांत सिंह केस को लेकर बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद बीजेपी और हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार ड्रग माफिया को बचाने में जुटी है? फिल्म जगत के किन बड़े लोगों को बचाना चाह रही है महाराष्ट्र सरकार? जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई की चेतावनी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि आरबीआई ने अब पुष्टि की है कि मैं महीनों से क्या चेतावनी दे रहा हूं। सरकार की जरूरत है अधिक खर्च करे, अधिक उधार ना दे, गरीबों को पैसा दो, उद्योगपतियों को टैक्स में कटौती नहीं, खपत द्वारा अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि मीडिया के जरिए भटकाने से गरीबों की मदद नहीं होगी और ना ही आर्थिक त्रासदी गायब होगी। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि गरीब और गरीब हो सकते हैं। साथ ही कहा है कि अर्थव्यवस्था में मांग को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा। आरबीआई ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत को सतत वृद्धि की राह पर लौटने के लिए तेजी से और व्यापक सुधारों की जरूरत है। साथ ही रिजर्व बैंक का कहना है कि गरीबों पर सबसे मुश्किल मार पड़ी है। गरीब तबका और गरीब हो सकता है। सोच समझ कर की जाने वाली यानी मनमर्जी वाली व्यक्तिगत खपत नदारत है। त्योहारी सीजन में भी उपभोक्ता मांग बढ़ने का अनुमान नहीं है। अर्थव्यवस्था में परिवहन सेवा, होटल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां विशेष रूप से प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में खपत की हिस्सेदारी जीडीपी का करीब 60% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के पास वैश्विक वित्तीय संकट में उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले कोविड-19 से निपटने को लेकर काफ़ी कम गुंजाइश है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि महामारी के दौरान कर्ज और आकस्मिक देनदारियों के कारण राजकोषीय नीति का रास्ता कठिन होगा। आपको बता दें कि जीडीपी वृद्धि दर 2019-2020 में 4.2% रही, जो एक दशक पहले वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम है। वहीं इस साल कई एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था में 20% तक की गिरावट का अनुमान जताया है।
उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर में महिला के रेप के बाद हत्या को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लखीमपुर की एक लड़की ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रही थी, उसका बलात्कार कर नृशंस तरीके से हत्या हो गई। यूपी में ऐसा अब रोज हो रहा है। आशा है आप इसकी गंभीरता समझेंगी और संज्ञान में लेंगी। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य राशिद अल्वी ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश विधानसभा को भंग कर दोबारा चुनाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से हर रोज कोई न कोई दिल दहला देने वाली खबर आती है। लखीमपुर खीरी के अंदर एक मासूम महिला के साथ, लड़की के साथ जो कुछ हुआ, दिल दहला देने वाला वाकया। आज कोई महिला, कोई बच्ची ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए घर से निकल नहीं सकती है। उसका बलात्कार भी हो सकता है, उसका कत्ल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था मुख्यमंत्री के हाथों से बाहर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री सिर्फ बेगुनाह लोगों का एनकाउंटर तो कर सकते हैं, गुनाहगार लोग खुलेआम सड़कों पर लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 17 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। लड़की का शव उसके गांव से करीब 200 मीटर दूर एक सूखे तालाब के पास पड़ा मिला था। लखीमपुर खीरी में 10 दिन के अंदर रेप और हत्या का ये दूसरा मामला है। लड़की के परिजनों ने बताया कि वो सोमवार को घर से निकली थी, पास के शहर में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए गई थी। जब वो घर नहीं आई तो फिर पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शकील अहमद की हुई कांग्रेस में वापसी। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद से बात की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद से बात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद से कहा कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर पार्टी विचार करेगी। गुलाम नबी आज़ाद उन 23 नेताओं में से हैं जिन्होंने नेतृत्व में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी पर राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि अगर बीजेपी से संबंध साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के एक दिन बाद पार्टी में बदलाव को लेकर खत लिखने वाले ज्यादातर नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में अस्थायी तौर आस्था जताई है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक खत पर दस्तखत करने वाले कुछ नेताओं का कहना है कि खत के कंटेंट पर फोकस किया जाना चाहिए। सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल का कहना है कि एआईसीसी के सत्र में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक एआईसीसी का सत्र शुरू नहीं होता सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगी। अहमद पटेल के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे ज्यादा पारदर्शी और लोकतांत्रिक पार्टी है। इस बीच पत्र का समर्थन करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने हाईकमान को एक संदेश भेजा है। इस संदेश में उन्होंने पत्र में दिए गए रचनात्मक सुझावों का समर्थन किया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पत्र सोनिया या राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का पार्टी से निलंबन रद्द कर दिया है। शकील अहमद को 2019 लोकसभा चुनाव में यूपीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। शकील अहमद ने 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मधुबनी सीट यूपीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी को दी गई थी। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर शकील अहमद से पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। शकील अहमद 1998 और 2004 में मधुबनी सीट से लोकसभा सदस्य रहे थे। वो 1985, 1990 और साल 2000 में विधायक चुने गए थे। शकील बिहार में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। 2004 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में शकील अहमद संचार, आईटी और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे थे। राजनीतिक दलों के साथ अब प्रशासनिक स्तर पर भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लॉकडाउन की वजह से चुनाव की तैयारियों पर लगा ब्रेक अब खुल गया है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए राज्य स्तरीय बैठक हुई। डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और चुनाव प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में फाइनल ईयर स्टूडेंट की परीक्षाएं हर हाल में कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स नेता की बात करें या जितने भी स्टूडेंट्स हैं हरियाणा की उनकी बात कर लें, सभी एक मांग कर रहे हैं कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, किसी तरीके के एग्ज़ाम ना हो। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो छोटी क्लास थी उनमें हमने सभी बच्चों को प्रमोट किया, उनको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल पेपर जो है ना जी, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत भी मानना है और पहले से भी हमारी राय यही थी कि बच्चों के पेपर होने चाहिए और उसमें इस प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी कि उनकी अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कल जब यही डिग्री लेके ये बच्चे जाएंगे, चाहे इनके पास बीए की डिग्री है, चाहे बीकॉम की डिग्री है, चाहे इनके पास बीएससी की डिग्री है, चाहे बीटेक की डिग्री है, तो अगर इस प्रकार से हम औसत नंबर दे के पास करेंगे ना, तो कल जिस भी बड़े उस अधिकारी के पास ही जाएंगे जहाँ जो इसको नौकरी दे सकता है, कोई कंपनी इसको दे सकती, तो कंपनी के दिमाग में एक ही रहेगा कि भाई ये टेस्ट दे के नहीं, ये तो औसत नंबर थे उस टाइम पास है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो विश्वास नहीं उसका जमेगा। मैं उसके उन 14 साल को या 15 साल को ख़राब नहीं करना चाहता। केवल इसके लिए मैं उसके लिए कुछ खर्चा ज़्यादा कर सकता हूँ
और व्यवस्था कर सकता हूँ, चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े वो कर सकता हूँ, लेकिन उस बच्चे के साथ में खिलवाड़ नहीं करूँगा। वो भी मेरा ही बच्चा है, इस तरीके से मैं नहीं उसके साथ ट्रीट कर सकता कि उसने 15 साल लगाए और उसको इस तरीके से मैं कर दूँ कि उसने इतनी मेहनत कर रखी, तो मैं नहीं चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके पेपर होने चाहिए ठीक तरीके से। लेकिन सर, जो राज्य के मुखिया हैं वो खुद संक्रमित हैं और विपक्ष का भी कहना है कि जब राज्य के खुद मुखिया संक्रमित हो गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर संक्रमित हो गए हैं, विधायक संक्रमित हो गए हैं, ऐसे में बच्चों के मन में डर का माहौल जो है बना हुआ है, तो क्यों जो है राज्य सरकार इस तरीके का रिस्क ले रही है? देखिए, इसमें भी व्यवस्था हो सकती है, ऑनलाइन भी पेपर लिए जा सकते हैं, हम देखेंगे उसमें भी। अगर ऑनलाइन की जरूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन पेपर लेंगे, उसमें तो कोई खतरा नहीं है। तो जैसी व्यवस्था होगी हम जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे राय करके उसमें लेंगे, क्योंकि किसी जो बच्चे हैं ना उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको इस प्रकार का कोई मौका नहीं देंगे, चाहे हमने ऑनलाइन पेपर लेना पड़े कुछ भी। लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चे के ऊपर इस प्रकार की एक वो आए कि भाई ये तो वैसे ही कोरोना काल था उस टाइम का पास होया है, उसके बारे में इस प्रकार की सोच न बने। इस प्रकार की सोच बने कि इस लड़के ने पूरी मेहनत के साथ और पूरी योग्यता के साथ ही नंबर लेके आया। धन्यवाद सर। ये थे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जो कि हरियाणा मानसून सत्र में पहुंचे थे और इनका साफ तौर से कहना है कि जो हरियाणा सरकार है वो किसी हाल में भी, चाहे विपक्ष जितनी आवाज़ उठा ले, चाहे बच्चों के मन में जितना खौफ हो, लेकिन सरकार जो फाइनल ईयर स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं वो लेकर ही रहेगी। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। गैर जरूरी जनहित याचिका दाखिल करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दरअसल कोरोना काल में विधवा पेंशन रोके जाने के मुद्दे पर एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका दायर करना धंधा बन गया है। तब हाईकोर्ट ने पूछा कि आप अपनी जीविका कैसे कमाते हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, तो बताइए कितने लोगों का आपने अभी तक भला किया? हाईकोर्ट ने पूछा कि पिछले 3 साल में कितनी जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को हलफनामा दायर कर अपने बैंक खाते का ब्यौरा देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब ये पता चला कि इस व्यक्ति ने एक नहीं कई PIL दायर की हैं, और वो भी बिना किसी ठोस आधार के। चारधाम परियोजना में सरकार ने नियमों और कानून का जमकर उल्लंघन किया है। इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय से कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने कही है। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने इस मामले में पर्यावरण सचिव को 13 अगस्त को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इस परियोजना की वजह से हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा है और दीर्घकालिक नुकसान भी होगा। साथ ही कहा गया है कि बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई पहाड़ों को काटने से बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत उत्तराखंड स्थित 4 धामों को जोड़ने वाली 889 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ज़रूरी अनुमति नहीं ली, जिससे परिस्थितिकी पर संकट गहरा गया है। हाई पावर कमेटी ने अपनी चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया है उसमें बिना वैध अनुमति के काम शुरू करना है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है। आपको बता दें कि 4 धाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुराने अनुमति पत्र का गलत इस्तेमाल किया गया है। पटना में समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार के कई विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गेस्ट फैकल्टी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने फरियाद लगाने पहुंचे थे और अपनी मांगों के ज्ञापन को मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही दर्जनों की संख्या में आए गेस्ट फैकल्टी ने सीएम आवास जाने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। सीपीएम ने आज छत्तीसगढ़ में केंद्र में मोदी सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीपीएम का आरोप है कि किसानों की दशा भी दर्दनाक हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार मजदूरों और किसानों को राहत देने की बजाय मजदूर और किसान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। इसमें शोषण बढ़ जाएगा और पूंजीपतियों को शोषण करने की खुली छूट मिल जाएगी।
केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाई है जो कि पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। आपको बता दें कि सीपीएम के 16 सूत्रीय मांगों पर चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान का आज अंतिम दिन था। कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ये प्रदर्शन किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।